hello everyone. Welcome to our daily current affair program, exclusive initiative by Nirnay IAS. In today's session, we will discuss 4 articles. And the first article you can link to GS paper 2, that is international relation. India ASEAN Summit 2024. इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा टू कोऑपरेट मोर विद आसियान कंट्रीज एक 10 पॉइंट एजेंडा प्रपोज किया गया है। इस एजेंडा में आसियान कंट्रीज के साथ न सिर्फ ट्रेड बिजनेस बल्कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करने का एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। आसियान कंट्रीज भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स वाई ये 10 पॉइंट एजेंडा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यहाँ से आपको आसियान कंट्रीज का मैप भी प्रिपेयर करना चाहिए और यहाँ से प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। मूव ऑन करते हैं दूसरे आर्टिकल पर। इकोनॉमी यानी कि जीएस पेपर 3 से है, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि इंडिया के अंदर हर चीज के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, उसके द्वारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के भी कोड बनाने की बात की जा रही है। दैट मीन्स आप अपने फार्म को प्रिपेयर कैसे करते हो, क्रॉप को हार्वेस्ट कैसे करते हो, उनको स्टोर कैसे करते हो, इन सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा। एंड इससे होगा क्या, आपका जो एग्रीकल्चर है ना सिर्फ वो मोर सस्टेनेबल बनेगा बल्कि मोर प्रोडक्टिव भी बनेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनवायरमेंट से। ग्रीन पैच स्प्रेडिंग इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, वहां पे आपको बर्फ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अब कुछ टाइम से वहां पे हमें कुछ ग्रीन प्लांट्स लाइक मॉसेस, लाइकेन ये भी देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड साइंटिस्ट का कहना है ये इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और अगर अंटार्कटिका का क्लाइमेट चेंज होता है तो इसका असर पूरी ही दुनिया पे पड़ेगा। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। तो किनको ये प्राइज मिला है और उनकी क्वालिटी क्या है जिसकी वजह से उनको प्राइज मिला है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे पहले आर्टिकल के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंडिया आसियान समिट 2024। आसियान कंट्रीज के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इन 10 कंट्रीज ने जो कि साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं, आपस में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड कल्चरल फ्रंट पर काम करने के लिए अपना एक ग्रुप बना दिया था, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इस एक्चुअली 10 कंट्रीज के अंदर आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये बेसिकली फाउंडर कंट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगी जिन्होंने 1967 में इस ग्रुप की शुरुआत की थी। बाद में इसको ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया इनकी तरफ से भी ज्वाइन कर लिया गया है। एंड इंडिया आसियान के जो रिलेशनशिप है वो काफी बेटर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। एंड इसीलिए एनुअली हम जो है इंडिया आसियान समिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि यहाँ पर दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को ना सिर्फ स्ट्रेंथन किया जा सके बल्कि आने वाले टाइम के लिए ब्लूप्रिंट भी बनाया जा सके कि हमें आगे किस तरीके से काम करना है। तो इस आसियान समिट का जो एक की पॉइंट हमें देखने के लिए मिला है वो बेसिकली ये हमारा 10 पॉइंट एजेंडा है। और अगर हम इस 10 पॉइंट एजेंडे की बात करें तो इसमें बेसिकली टूरिज्म प्रमोशन के लिए बात की गई है और कहा गया है कि 2025 को हम यहाँ पर इंडिया आसियान टूरिज्म ईयर के रूप में जो है सेलिब्रेट करेंगे। साथ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंगेजमेंट को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये दरअसल पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी और बाद में इसको चेंज कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है बना दिया गया था। इसके अलावा एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को भी लेकर बात की गई है। भारत की तरफ से आसियान कंट्रीज के स्टूडेंट्स को मोर एंड मोर स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खासकर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा आप देखोगे कि जो वुमेन्स हैं उनको साइंस में प्रमोट करने की बात की जा रही है। इसके लिए एक आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड इसका जो है यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। ट्रेड एंड कॉपरेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया और आसियान का जो ट्रेड है पिछले कुछ टाइम में वो डबल हो गया है और इसको आगे और भी ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है।
अलॉन्ग विद दैट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक और फ्लड में एक दूसरे के साथ कैसे बेटर काम किया जा सके और बेटर रिस्पॉन्स किया जा सके नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर, उसको लेकर भी साथ काम करने की बात की गई है। साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ कॉपरेशन, ये कुछ ऐसे आप कह सकते हैं एंगेजमेंट एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया और आसियान आने वाले टाइम में आपको मोर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो आसियान कंट्रीज का एक मैप जो है ये आपका होमवर्क है, गूगल पे इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा आसियान एक बेसिकली क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स है, यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट्स जो है टोटल 10 कंट्रीज उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पर, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोड। नेशनल एग्रीकल्चर कोड ये क्या है? बेसिकली अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो इंडिया है वो कह रहा है कि हम यहाँ पर कुछ रूल्स और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को जो है सेट कर देंगे जो फार्मर्स को ये जानने में हेल्प करेंगे कि आपके क्रॉप्स को ग्रो कैसे बेटर तरीके से करना है, सॉइल को कैसे मैनेज बेटर करना है, इरिगेशन कैसे करना है, और ये सब करते हुए अपने इन्वायरमेंट को भी टेक केयर कैसे करना है। ये कोड किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है और जिसको जो वर्क दिया गया है वो यही दिया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करें। अब देखिए एनएसी का गोल ये होगा कि फार्मिंग में जो कुछ भी बेसिकली इन्वॉल्व है, राइट, जब किसान अपने खेत तैयार करते हैं, जब फसल को हार्वेस्ट किया जाता है, जब उसको स्टोर किया जाता है, इन सारे प्रैक्टिसेस के लिए क्या है, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे। कोई भी चीज आपको इस तरीके से यहाँ पे करनी है। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके लिए भी आपको अलग से कुछ रूल्स बता दिए जाएंगे। नाउ ये जो आपका एनएसी है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? तो देखिए आपको पता है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें फॉर इरिगेशन, वो भी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मानसून कैसा रहेगा। सो इसीलिए हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वैसे प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे जो फार्मर्स को यहाँ पे हेल्प आउट करें, ताकि एक सेफ एंड एफिशिएंट फार्मिंग की जा सके, जिसमें ना सिर्फ फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो ताकि आपके फार्मर्स की इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो, ऑल्सो आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह की चीजें की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप टाइप की बात की जाएगी कि कैसा आपका जो है सॉइल है, कैसा क्लाइमेट और वेदर है, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह के क्रॉप्स को लेकर जो है आप काम कर सकते हैं। साथ में जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी यहाँ पे जो है ध्यान रखा जाएगा, और जो इंडिया के अंदर एग्रो क्लाइमेट जोन्स है इनको जो है ध्यान में रखकर सेट ऑफ फार्मर्स को उसके अकॉर्डिंगली क्रॉप्स को लेकर, इरिगेशन को लेकर, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर को लेकर जो है एजुकेशन दी जाएगी, सो दैट उनको पता हो कि जिस एग्रो क्लाइमेट रीजन के अंदर वो रहते हैं वहां के लिए किस तरह का एग्रीकल्चर ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वाटर डेफिशिएंट एरिया के अंदर रहते हैं तो वहां पे पेडी क्रॉप बिल्कुल भी बेटर नहीं होगी क्योंकि वो एक वाटर इंटेंस आपका क्रॉप है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस गाइड जो है फार्मर्स को यहाँ पे दे दी जाएगी, और स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, सेंसर्स, इन सारी चीजों को लेकर हम अपने एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन भी करेंगे, जिससे हम इन सारी चीजों के बारे में मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। लैंड का प्रिपरेशन कैसे करना है, हमें ट्रांसप्लांटिंग कैसे करनी है, इरिगेशन और ड्रेनेज कैसा होना चाहिए, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, सॉइल को वही न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे जिसकी उसको जरूरत है। एंड देन कौन सा वो बेस्ट टाइम है जब आपको अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करना चाहिए, एंड उसको स्टोर कैसे करना है ताकि आप यहाँ पे वेस्ट को अवॉइड कर सको। इन सारी चीजों के बारे में कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बना दी जाएंगी, करेक्ट है। तो आप कह सकते हैं कि ये फार्मर्स को एक बेटर डिसीजन मेकिंग तो प्रोवाइड करेगा ही,
साथ ही एक स्मार्ट फार्मिंग के तरीके से ये आपके एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगा। तो बेसिकली ये एवरीथिंग कवर करेगा, चाहे सोइल की हेल्थ को लेकर क्रॉप का सिलेक्शन करना हो, वाटर मैनेजमेंट हो, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करना हो, और इससे फ्यूचर में ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल रहे। ये दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे बेसिकली थर्ड आर्टिकल की तरफ, अ ग्रीन पैच स्प्रेड इन अंटार्कटिका। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी आप देख पा रहे हो, राइट है, और मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका एक बहुत ही कोल्ड प्लेस है। अगर वहां पे हम इस तरह से लाइकेन और मॉसेस जो सॉइल और रॉक्स पर अपने आप को बेसिकली एक तरीके से ले आते हैं, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इससे किस तरह के चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे? सबसे पहली बात ये इंडिकेट करता है कि क्लाइमेट चेंज, दैट मीन्स द वार्मिंग ऑफ द अर्थ, ये काफी तेजी से हो रहा है। क्योंकि अंटार्कटिका पे अगर स्नो मेल्ट हो रहा है, तभी उस जगह पर आकर जो प्लांट्स है उन्होंने जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। करेक्ट है। देखो अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जो अर्थ के बाकी हिस्सों के बजाय काफी तेजी से वार्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें, यानी कि पिछले 10 सालों की बात करें, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0.22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.32 डिग्री सेल्सियस जो है बेसिकली पर डिकेड इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं एक बेसिकली आपको आइडिया दूं, तो 1950 के बाद से आप मान सकते हो कि यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जो है इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है। दैट्स ह्यूज, राइट। तो बाकी दुनिया के कंपैरिजन में आपका जो अंटार्कटिका है वो काफी तेजी से गर्म हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंसर्निंग क्यों है? देखो ये एक आपको इफेक्ट पता होना चाहिए, एंड दैट इज योर एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, और एल्बिडो इफेक्ट का मतलब ये होता है क्योंकि जो आपके ग्लेशियर्स है उनके ऊपर ऑलवेज एक आइस रहती है, तो जो बेसिकली सन से आने वाली लाइट होती है इसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके जो है लाइकेन मॉसेस प्लांट्स वगैरह ग्रो कर जाएंगे, तो उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, राइट। एनीथिंग दैट इज नॉट व्हाइट इज डार्क, नो। तो यहाँ का कलर जो है डार्क हो जाएगा, एंड डार्क कलर की वजह से जो रिफ्लेक्शन की कैपेबिलिटी थी, यानी कि जो एल्बिडो था, राइट, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब होगी, और जितना ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब होगी उतना ही ज्यादा आपका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो इससे पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपकी आइस मेल्ट हुई, आइस मेल्ट होने की वजह से आपके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो करने की वजह से आपका डार्क सरफेस क्रिएट हो रहा है, और डार्क सरफेस क्रिएट होने की वजह से आपका जो एल्बिडो है वो इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई मोर हीट एब्सॉर्ब हो रही है, एंड दैट्स व्हाई अगेन आपकी मोर आइस मेल्ट कर रही है। दूसरा, अगर ये आइस मेल्ट करती है तो जो आपके बेसिकली सी लेवल है, उस सी लेवल का यहाँ पर राइज हो जाता है। दैट मीन्स जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग होंगे, ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि कोस्टल एरिया में फ्लडिंग कोज करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है इन्वेंसिव स्पीसीज। देखिए इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज दैट मीन्स IAS, राइट। तो डोंट टेक इट इन अनदर वे, राइट। इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज यहाँ पे वेलकम हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो लाइकेन और मॉसेस हैं वो यहाँ का जो एनवायरमेंट है उसको अडेप्टिव बना रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ की नेटिव स्पीसीज को काफी ज्यादा हार्म हो सकता है, और यहाँ का जो लोकल फ्लोरा एंड फ्यूना है वो भी चेंज हो सकता है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। एंड द लास्ट, जो ओशियन करंट्स है, राइट, इनका जो पैटर्न है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। और ये जो ओशियन करंट्स है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन, जो कि अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक बिग रोल प्ले करता है, ये डिसरप्ट अगर हो गया तो वेदर का और अक्रॉस द ग्लोब जो क्लाइमेट पैटर्न्स है उस पे इसके रिपल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। देन वी शुड केयर। तो आप कह सकते हैं कि हमें कुछ क्लाइमेट एक्शंस ऐसे लेने होंगे सो दैट जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका एमिशन यहाँ पे कम हो, और साइंटिस्ट इस पूरी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर कोई कहे कि प्लांट जो है ग्रो कर गए, इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग,
है ना, फूलों का आना हमेशा भी अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए आप यहाँ पे नोट्स पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड द लास्ट आर्टिकल, फाइनली किसी यूरोपियन को नहीं बल्कि साउथ कोरियन हान कांग को बेसिकली यहाँ पे लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है। ये अपनी इंटेंस पोएटिक फोर्स की वजह से जानी जाती है। दैट मीन्स लिखती तो ये नॉर्मल सेंटेंसेस ही हैं, बट वो पोयम के जैसे फील होते हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने हिस्टोरिकल ट्रॉमेटिक इवेंट्स पे काफी ज्यादा लिखा है, वुमेन्स पे काफी ज्यादा लिखा है। इनकी जो बुक थी द वेजिटेरियन 2007 की, वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके लिए इनको डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस भी मिले हैं। एंड बेसिकली नोबेल जो कमिटी है उनकी तरफ से फाइनली इनकी राइटिंग को यहाँ पर आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइज किया गया है। कुछ यहाँ पर इनके बारे में और लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड यस, मैं आपके साथ अपना टेलीग्राम चैनल शेयर कर रही हूँ, आप मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर टेक्स्ट कर सकते हैं। इन नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ऑल्सो आप हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगे। एंड डेली करंट अफेयर प्रोग्राम डेफिनेटली आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको ट्रिमेंडियस हेल्प करने वाला है। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। सो हैव अ वेरी गुड डे एंड थैंक यू सो मच। आई होप आज के सभी आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।